इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका सवाल का जवाब देना दोनों आपस में मैच करते थे। और एक ही चीज थी कि वो किरदार कुशी। ऐसा लगता था कि उनके ज़हन में कुछ 4-5 जुमले डाल दिए गए और उन्होंने आके उसी के बोलना है और उसी को रिपीट करते रहना है। जो किरदार कुशी थी इमरान खान की और बुशरा बीबी की, बस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इद्दत केस में बानी चेयरमैन पीटे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम को जो सजा सुनाई गई थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कलअदम करार दे दी गई। 7 साल उनको सजा सुनाई गई थी। उस हवाले से बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया है और जो फैसला था सजाए कलअदम करार देने का उसको चैलेंज किया है। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ तोशाखाना 2 एक नया केस बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उनकी अहलिया पर बनाया गया है। जैसे ही उनको इद्दत केस में बरी किया गया और उधर अडयाला जेल में इस केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। खालिद यूसुफ एडवोकेट बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील हैं और ये वाहिद वकील है जो इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात को देख रहे हैं एज ओवरऑल काउंसिल। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं फर्स्ट डे से लेकर अब तक मुसलसल हर केस में इमरान खान साहब को ये साथ परसू कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। इनके पास तमाम तर खबरें हैं केसेस के हवाले से भी और ओवरऑल इमरान खान साहब का जो वहाँ पर रवैया है, कंडक्ट है, जो ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इस हवाले से खालिद यूसुफ एडवोकेट बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। खालिद साहब, हमने देखा कि इद्दत केस पूरी दुनिया ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की, होनी भी चाहिए। एक ऐसा केस बनाया गया जो एक मियां बीवी का एक प्राइवेट मामला था और इस हवाले से कुरान और सूरत वाज़ेह है। उसमें जब सजाया कलअदम करार दे दी गई तो उसको अब दोबारा चैलेंज कर दिया गया। आखिर इससे निकालना क्या चाहते हैं? देखें, इद्दत केस निकाह केस बेसिकली ये केस नहीं है, बेसिकली ये निकाह केस है। इस्लामी तारीख के अंदर पहली बार किसी मियाँ और बीवी को शादी करने के ऊपर 7 साल कैद सुनाई गई और 5 लाख जुर्माना कर दिया गया। इससे पहले इस्लामी तारीख के अंदर ऐसी मिसाल कोई की मौजूद नहीं है। अब इस केस के बहुत सारे ऐसे मेरिट्स हैं कि जो अगर मैं यहाँ आपके सामने बयान करूँ तो तफसीली बहुत सारी वीडियो बन जाएगी। अब 6 माह इसकी लगातार हियरिंग हुई अपीलेट कोर्ट के अंदर। 2 दिन के अंदर अडयाला जेल के अंदर ट्रायल निपटा दिया गया, सजा सुना दी गई। आधी रात को ट्रायल निपटाए गए सर्दियों में। अब बुनियादी मकसद ये नहीं है, बुनियादी मकसद ये था कि इस केस की बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ ये बयानियां बनाना चाहते थे। इस केस की बुनियाद पे इमरान खान को जेल में रखना चाह रहे थे। इन्होंने कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान के तमाम दफातर खंगालने के बाद इनको कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसको इमरान खान के खिलाफ ये रजिस्टर करते। अब ले दे के फिर शादी रह गई। अब शादी कोई जुर्म बनाया, वो भी अपीलेट कोर्ट जो अफजल मजूका साहब है, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका, उन्होंने बड़ी तफसील से और बारीकी से इस फैसले को, इस केस को जज उठा के फेंका। और उन्होंने ये लिखा है कि खावर मानिका को इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की शादी के कई साल बाद ये ख्याल आया और जब उनकी तलाक हुई उसके तकरीबन 5 से 6 साल बाद ये ख्याल आया। तो अपेरेंटली इसमें बादी नजर जिसे कहते हैं ना बदनीयती शामिल, ये फैसले का हिस्सा है। और उसके बाद मुफ्ती सईद का बयान अदालत में चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि औरत की इस हवाले से जो बात होगी वो हद में तसव्वुर होगी इद्दत के दौरान के हवाले से। और फिर साबका शौहर खावर मानिका ने अदालत में कहा कि उनकी साबका अहलिया एक नेक पाकबाज औरत है। तो आप जो अदालत में थे, आपने जो माहौल उस दौरान देखा था वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें जो खावर मानिका को कन्फ्रंट किया था आपके वकील ने। देखिए जी, आपने मेरिट ऑफ द केस हक के रजू के हवाले से बात की। और भी बहुत सारे इस केस के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये केस दायर नहीं हो सकता। पहली बात ये थी कि केस इस्लामाबाद के अंदर दायर नहीं हो सकता। पहले उड़ाया भी था एक जैसा। पहली बात, हक के रजू उसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, हक के रजू के लिए आपके पास 90 दिन का वक्त होता है, उसके अंदर एक्सरसाइज करना होता है। तीसरी बात, जो तलाकनामा लगाया गया वो जाली है, उसके अंदर कांट चांट है। देखिए, ऐसे बहुत सारे चीजें जो 6 महीने तक अपीलेट कोर्ट के सामने रखी जाती है, हम हर तारीख पे रखते हैं। अब जब मानिका साहब पेश हुए तो उनकी जुबान और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं है। अब जब वो जिला के सवाल और जवाब दे रहे थे तो अपेरेंटली उनकी बॉडी मुख्तलिफ थी, सवाल जवाब मुख्तलिफ होता था। पूछा कुछ जा रहा होता था तो वो अपने उसमें ऐसा महसूस होता था कि इस शख्स के ऊपर कितना दबाव है। जज्बाती भी हो जाते थे। देखें, जो मैं आपको मुख्तसर एक लाइन में कहूँ तो इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका सवाल का जवाब देना दोनों आपस में मैच करते थे। और एक ही चीज थी कि वो किरदार कुशी। ऐसा लगता था कि उनके ज़हन में कुछ 4-5 जुमले डाल दिए गए और उन्होंने आके उसी के बोलना है और उसी को रिपीट करते रहना है। जो किरदार कुशी थी इमरान खान की और बुशरा बीबी की, बस कुछ 4-5 जुमले उनके ज़हन में ऐसा लगता था कि फीड कर दिए गए, चिप किस लिए। बस उनका फोकस बार बार वही होता था कि वही बात कहनी है ताकि मीडिया भी सुने जो पीछे बैठा हुआ था और ताकि किरदार कुशी की इनकी मज़मूम जो एक मुहिम थी वो चलती रहे।
عدت کیس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور ظاہر ہے اس کو کرٹیسائز کیا. ایون آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے باتیں ہوتی اور پھر جرنلسٹ حلقوں سے بڑی باتیں ہوتی، اس کے حوالے سے تو بات کرتے رہیں گے. توشہ خانہ 2 یہ کیا کیس ہے، یہ کہاں سے آ گیا ایک دم اور یہ گرفتاری اس پر ڈال دی گئی، اس کی ذرا تفصیل انٹیگریٹی سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیں، جو پہلا آپ نے توشہ خانہ کا ایک کیس سنا تھا جس کے اندر جج بشیر نے سزا سنائی 31 جنوری کو. توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے کیس تھا، 14 سال سے 14 سال سزا اور 759 ملین جرمانہ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جج ہمایوں دلاور نے ایک سزا سنائی تھی 3 سال. پھر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. 3 سزائیں ایک ہی فیکٹ کے اوپر، کیس میں ایک ہی فیکٹ، سیم حقائق کے اوپر 3 سزائیں. اور بیوی کو ایک سزا سنائی گی توشہ خانہ ٹائپ کے اوپر. قانون یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 13 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، کہ کسی بھی شخص کو ایک کیس کے اندر 2 بار سزا نہیں کیا سکتا. ضابطہ فوجداری کی دفعہ 403 بالکل واضح ہے کہ سیم فیکٹ کے اوپر 2 بار سزا نہیں ہو سکتی. ڈبل جیوپرڈی کا اس کی آتا ہے. نیب کا اپنا آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، نیب آرڈیننس کہتا ہے کہ جب 1 سال کے اندر آپ ایک ہی شخص کو ایک ہی فیکٹ کے اوپر دوبارہ نہیں اس کے اوپر فردر جرم عائد کر سکتے. یعنی کہ آپ کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ لنگر آن کرنا ہے. دیکھیں نہیں، لنگر آن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اب اس کیس کے اندر اب انہوں نے ایک کیس بنیاد کھڑی کی، اس میں سے مختلف بچے نکال رہے تھے، لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اب نیا کیس کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب جیسے عدت کیس کے نکاح کیس سے بریت ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی کیس ہی نہیں تھا کہ جس کے اندر خان صاحب کو اریسٹ کریں. انہوں نے ایمرجنسی کے اندر دہشت گردی عدالت لاہور سے ضمانتیں خارج کروائیں، اور کوئی نہیں. تو یہاں اس میں سے گرفتاری ڈالی ہوئی. ان کے پاس اس وقت کوئی کیس نہیں رہا ہوگا جس کے اندر خان کو گرفتار کر سکے. مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر رکھا جائے کسی بھی صورت، چاہے وہ کیسے کیس ہو. اور جب یہ کیس اٹھ جائے گا تو پھر کوئی اس طرح کا کیس آ جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ہائی کورٹ میں آئے گا تو زیادہ دیر اسٹینڈ نہیں کر پائے گا؟ ایسی ہے یہ تو 1-2 پیشوں کی مار ہے ہائی کورٹ کے اندر، اس سے زیادہ پیشی کا کیس نہیں. اور بیسیکلی یہ 2 پیشوں کے کیسز سے زیادہ قائد نہیں. خان صاحب نے کیا رد عمل دیا جب یہ کیس ان کے اوپر ڈالا گیا؟ آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، انہوں نے ایک ہی چیز کی ہے کہ یہ صرف قتال کشی کرنے کے لیے ڈالا گیا، اور انفیکٹ ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ خالد یوسف ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی سیر حاصل گفتگو کی، امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد علی خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.